नेशनलिज्म इन यूरोप में नेक्स्ट टॉपिक आता है। यहाँ पर दिया है हाउ डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर आता है लिबरलिज्म। तो हमने देखा कि फ्रांस ने खुद को अपने देश को इंडिपेंडेंट किया और वहाँ की मोनार्की हट के वहाँ पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई थी। और ये सब कुछ होने के बाद वहाँ पर यही जो कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म, ये कॉन्सेप्ट है, तो ये लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगी। तो ये एक्चुअली हम देखते हैं पहले कि लिबरलिज्म क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि लिबरलिज्म ये जो वर्ड है एक लिबर रूट लैटिन वर्ड से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है फ्री, मतलब इंडिपेंडेंस। तो अभी यहाँ पर स्टार्ट होता है, यहाँ पर दिया है द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। तो एक्चुअली क्या हुआ कि पूरे यूरोप में सबसे पहले जैसे फ्रांस एक इंडिपेंडेंट देश बना तो वहां पर लिबरलिज्म आ गया, ऐसा मान लेते हैं। लिबरलिज्म का मतलब होता है वहां पर वो पूरा देश फ्री हो गया, मोनार्की हटके वहां पर इंडिपेंडेंट हो गए, वो फ्री हो गया। तो यहाँ पर एक पहला वर्ड आता है कि लिबरलिज्म जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया है, जो इसका मतलब होता है लिबर, लिबर इस रूट से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है फ्री, मतलब इंडिपेंडेंट। तो यूरोप की ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट होने की कॉन्सेप्ट, तो ये सबसे पहले उन्होंने फ्रांस से सीखी और सभी देशवासी जो थे यानी यूरोप में एक ही उस टाइम में एक दौड़ चला और वो दौड़ था कि सब देश इंडिपेंडेंट होने चाहिए और वो फ्रीडम होने चाहिए, ऐसा सबको लगने लगा। और उसमें पहली बार आता है तो सब लोगों ने अलग अलग उसकी कॉन्सेप्ट निकाली थी। तो मतलब लिबरलिज्म मतलब क्या, तो सबसे पहले आता है फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आया तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में तो एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गई, मतलब अगर हम इंडिपेंडेंट हैं या फिर फ्री हैं तो उसके लिए राइट टू इक्वलिटी, मतलब सबको कायदे के सामने एक समान अधिकार होना चाहिए। और दूसरा अधिकार यहाँ पर दिया है सेकंड यहाँ पर इंडिविजुअल, मतलब खुद भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और कायदे के सामने भी हमें इक्वल होना जरूरी है। यही कॉन्सेप्ट बाद में सब जगह पर स्प्रेड होती गई। यूरोपियन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट पूरे यूरोप में फैलने लगी और वो थी खास करके खुद को या फिर अपने खुद को इक्वल लॉ यानी कायदे के सामने सभी एक समान है ऐसा मानना। उसके बाद आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में आया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गई तो वहां पर कुछ अधिकार कॉमन लोगों को मिलने लगे और वो कॉमन लोगों को अधिकार तो मिलते गए, उसके साथ साथ एक बात ज्यादा इंपॉर्टेंट सामने आई और वो बात ये थी कि वहां पर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ वहां की मोनार्की हट गई। तो वहां पर ऑटोक्रेसी जो थी यानी बाय बर्थ जिनको अधिकार या राइट्स मिले थे वो भी निकल गए। उसके बाद क्लरिकल प्रिविलेजेस अधिकार निकल गए और बाय बर्थ इनको अधिकार था नोबिलिटी का अधिकार। उसके बाद खास करके क्लर्जी के अधिकार वो जो जन्म के आधार पर मिलते थे वो पूरे खत्म हो गए। उसके साथ राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार सबको मिला। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट आने के बाद उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार उन्होंने उस पीरियड में दिए गए। मतलब एक बात ध्यान में रखना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस आइडिया से पूरा यूरोप उस टाइम में इम्पैक्ट उनके ऊपर हो गया था और उनको ये लगने लगा था कि ऐसा ही सभी देश में होना चाहिए और इसी कॉन्सेप्ट को लेके राइट टू इक्वेलिटी और यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार ये सबको कॉमन मिलने चाहिए। ये फ्रांस की वजह से सब जगह पर फैलेगा और उन्होंने लिबरलिज्म का मीनिंग ऐसा निकालना शुरू कर दिया। बाद में आता है यूनिवर्सल सफरेज। बाद में देखा कि जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में उस टाइम में राइट टू वोट का अधिकार मिला, मतलब यहाँ पर दिया है ऑलरेडी यूनिवर्सल सफरेज जिसको बोला जाता है सबको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में वोटिंग का अधिकार उस टाइम सिर्फ और सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी रहती थी या जो टैक्स पे करते थे उनको ही वोटिंग का अधिकार था। तो सबको वोटिंग का अधिकार नहीं था और विमेन को तो वोटिंग का अधिकार था ही नहीं उस टाइम में। तो एक्चुअली क्या हुआ उस पीरियड में, तो 1789 में और 1791 ये इस ईयर में जब उनकी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई तो खास करके वोटिंग का अधिकार सिर्फ प्रॉपर्टी या ओनिंग जिनको जो प्रॉपर्टी यानी ज्यादा पैसे वाले लोग रहते थे उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया और जो एक्चुअली टैक्स पे करते हैं उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया था और विमेन को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है।
तो बाद में जेकोबियन क्लब आया, जेकोबियन क्लब ने वहां पर एडल्ट फ्रेंचाइजी शुरू कर दिया था, वोटिंग का अधिकार सबको दिया गया, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं चला। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट का अधिकार आया पूरे फ्रांस में। तो फ्रांस में जब आया तो उन्होंने भी विमेन के अधिकार कम करके हस्बैंड और उस फादर को ज्यादा अधिकार दिया, लेकिन विमेन को कोई अधिकार दिया नहीं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो लिबरलिज्म से लोगों ने नए नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ पर हमने देखा नेपोलियन बोनापार्ट तक कि उन्होंने किस टाइप से वोटिंग के राइट्स दिए थे। बाद में आता है नेपोलियनिक कोड ने क्या किया था। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस द वीमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर। मतलब उन्होंने विमेन को वोटिंग का अधिकार तो दिया नहीं, एक्चुअली उन्होंने वो अधिकार यानी हस्बैंड और फादर को अधिकार दे दिया, और विमेन को वोटिंग का ऐसा अधिकार नहीं था। तो बाद में ऐसा हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो विमेन थी उनको ऐसा लगता था कि हमें वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं रहते थे, जो पुअर रहते थे, उनको भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। तो इनका एक बहुत लंबा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक उनका स्ट्रगल चलता रहा, और वो खास करके वो एडल्ट सफरेज यानी यूनिवर्सल सफरेज के लिए सब कुछ उनका चलता गया। उसके बाद आता है वीमेन स्ट्रगल फॉर वोट, फ्रीडम ऑफ द। बाद में एक मार्केट के बारे में यहाँ पर लिबरलाइजेशन का मीनिंग यहाँ पर दिया है। तो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है इन मार्केट में। उस पीरियड में क्या होता था, पूरे यूरोप एक अलग अलग ऐसे स्टेट में डिवाइड था, वहां पर अलग अलग टाइप के राजा लोग रहते थे, वहां पर उनको कंट्रोल वो करते थे। तो इस वजह से वहां पर ऐसा कोई कॉमन ऐसा टैक्स नहीं था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना है कि उस टाइम में ऐसा मान सकते हैं कि यूरोप में हर जगह पर अलग अलग टैक्सेस लेते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में दे दिया है ऑलरेडी कि यहाँ पर जो नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट के अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वहाँ पर जर्मन स्पीकिंग वाले एरिया में कम से कम 39 कॉन्फेडरेशन स्टेट बन गए थे। और 39 कॉन्फेडरेशन स्टेट में क्या हुआ था, उनका खास करके अपना वेट और मेजरमेंट उनका अलग था, उनका वेट और मेजरमेंट उनका अलग था, उनकी करेंसी अलग थी, जिसकी वजह से क्या होता, बहुत सी तकलीफों का सामना वहां पर लोगों को होता था। समझ लो, यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि एक आदमी 1833 में यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया है, 1833 की घटना दी है, हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग अगर जाता है तो उस टाइम में उसको कम से कम 11 जगह पर अलग अलग उसको टैक्सेस देने पड़ते थे, मतलब उस पर कम से कम 5% उस पर कस्टम ड्यूटी लगती थी। तो जिसकी वजह से कोई भी चीज अगर वो लेता है तो वो चीज महंगी हो जाती थी। आपकी बुक में ऑलरेडी दे दिया है कि उस टाइम में क्या होता था, एक आदमी अगर दूसरे कंट्री में व्यापार करने के लिए या कोई चीज अगर बेचने के लिए जाता है तो उसके ऊपर अलग अलग टाइप के 11 टैक्सेस या 5% उसको टैक्सेस उनके ऊपर पड़ते थे, और वो कस्टम ड्यूटी उनको देनी पड़ती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि वो कोई भी चीज उनको महंगी होती थी। और या फिर अलग अलग जगह पर कोई चीज अगर अपनी चीज बेचने के लिए जा रहा है या खरीदने के लिए जा रहा है तो कोई चीज उसको ज्यादा बड़ी मिलती थी, या कभी साइज में ज्यादा मिल जाती थी, कभी कम कम साइज में मिलती थी। तो क्योंकि ये सब कुछ ऐसा क्यों होता था, ये खास करके वेट और मेजरमेंट के कारण होता था। और वहां पर जो 5% टैक्स लगाया जाता था, जहां पर खास करके एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जब जाता था उस पर सीमा शुल्क जिसको बोला जाता है, उनको ऐसे कस्टम ड्यूटी उन पर देना पड़ता था। तो ऑटोमेटिकली कोई चीज महंगी हो जाती थी, और ये सब कुछ निकलना चाहिए, इसको उन्होंने कुछ लोगों ने लिबरलिज्म माना। उनको लगता था ये टैक्स फ्री होना चाहिए, किसी भी कंट्री में जाकर व्यापार करना आसान होना चाहिए, इसी को किसी लोगों ने लिबरलिज्म ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर मानी है। तो लिबरलिज्म ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिविजुअल लाइफ के लिए अलग थी, मार्केट के लिए अलग थी, जहां पर वो खास करके कस्टम ड्यूटी निकलनी चाहिए और अच्छी तरह से एक्सचेंज होना चाहिए, कोई चीजों का आदान प्रदान होना चाहिए, ऐसा उनको लगता था विदाउट टैक्स। तो इसको उन्होंने लिबरलाइजेशन माना। तो इस टाइप से आपको टॉपिक दिया है, आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। आगे का टॉपिक, अभी हमने देखा कि मिडिल क्लास लोगों की क्या सोच थी इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया तो वहां पर उन्होंने राइट टू इक्वलिटी के अधिकार मांगे, और वहां पर उसके साथ साथ उन्होंने प्रॉपर्टी के अधिकार भी मांगे, और वहां पर नोबिलिटी के अधिकार और खास करके प्रिविलेज बेस्ड अधिकार जो थे, खास करके बाय बर्थ
क्लरिकल अधिकार थे वो भी निकल गए। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद जब उन्होंने देखा कि मार्केट में किसी भी तरीके से एक अच्छा इंटीग्रिटी नहीं देखी गई, जैसा सब जगह पर एक जैसा होना चाहिए इन्वायरमेंट, वैसा मार्केट में नहीं था। मतलब गुड्स और सर्विसेज का जो मार्केट था उस पीरियड में, या फिर जो इकोनॉमिक्स एक्सचेंज जो था वो अच्छा नहीं चल रहा था। इसी वजह से बहुत से कमर्शियल क्लासेस इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये जो व्यापार है अच्छा और अच्छी तरह से चलना चाहिए। हमने अभी एक एग्जांपल लिया था कि हैम्बर्ग से न्यूयॉर्क तक अगर कोई किसी ने अगर कोई चीज बेचने के लिए गया तो उसको कम से कम 11 टैक्सेस पड़ते थे और उसको अलग अलग टाइप की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। खास करके वो वेट और मेजरमेंट के आधार पर वो कस्टम ड्यूटी रहती थी, कम से कम 5% तो रहती थी। जिसकी वजह से हर कोई आदमी कोई चीज बेचने के लिए जा रहा है, कोई वापस कोई चीज अगर वो खरीद रहा तो उसको कम ज्यादा वो चीज मिलती थी, या कभी कभी उसकी साइज या फिर उसका वेट कम ज्यादा उनको मिलता था। लेकिन ये सब कुछ सोचने के बाद कमर्शियल क्लासेस वालों को लगने लगा कि क्यों ना हम इसमें थोड़ा परिवर्तन करें, क्यों ना हम इसमें थोड़ा चेंज करें। इस वजह से पहली बार यूरोपियन में मतलब खास करके यहाँ पर स्टार्ट होता है गुड्स पीपल एंड कैपिटल। मतलब जो गुड्स है, मतलब पूरे मार्केट में रहने वाले जो गुड्स और ये पीपल और कैपिटल, इसके लिए उन्होंने एक अलग से रूल बनाना वो चाहते थे, जिसकी वजह से वो खास करके एक्सचेंज जो है, गुड्स का एक्सचेंज या इकोनॉमिक्स का एक्सचेंज जो है अच्छी तरह से होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने क्या क्या करना शुरू किया। इन 1834 a custom union or a Zollverein was formed at the initiative Prussia and joined by most of the German state करके यहाँ पर पॉइंट हमने लिखा। एक्चुअली इस पॉइंट का मीनिंग आपको समझना है कि जर्मन जो स्टेट था, जर्मन स्टेट ने एक यूनिटी बनाई और जहां पर खास करके जर्मन स्पीकिंग लोग थे और वहां पर उन्होंने एक कस्टम यूनियन बनाना शुरू किया जहां पर सबका वेट और मेजरमेंट एक जैसा होना चाहिए। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया था, खास करके फ्रांस में सब जगह पर वेट और मेजरमेंट एक जैसा रहता था, जिसकी वजह से चीजों का आदान प्रदान या एक्सचेंज ऑफ गुड्स जिसको हम कह सकते हैं वो आसान हो गया था। वैसा ही सेम कंडीशन होना चाहिए। इसी वजह से वहां पर एक जोल्वेरियन करके एक कॉन्सेप्ट बनाई गई जिसका मतलब होता है कस्टम यूनियन, और जोल्वेरियन वाज फॉर्म एट द इनिशिएटिव, एक खास करके प्रशिया में स्टार्ट किया गया। और ये प्रशिया में शुरुआत करने की वजह से खास करके इसमें जर्मन स्टेट लोगों ने इसमें ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत से उनको बेनिफिट मिले। इसके पहला बेनिफिट उनको मिला वहां पर अबलिश तारिफ बैरियर, तो उनका जो टैक्सेशन था, यहाँ पर तारीफ का मतलब होता है, टैरिफ का मतलब होता है यहाँ पर टैक्सेशन, जो टैक्सेशन जो था उस पर एबलिश करना शुरू किया। मतलब ये जो उनके कंप्लीट जो स्टेट थे जहां पर वो व्यापार करेंगे, कोई चीज को बेचेंगे या कोई चीज खरीदेंगे, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर वो करते हैं तो वहां पर ऐसा कोई भी खास करके उन पर टैक्स नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने एबलिश टैक्स कर दिया, ऐसा उसका मतलब होता है। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी, जिसकी वजह से उनकी करेंसी पहले बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होती थी, खास करके कस्टम ड्यूटी देते थे समय, वो उन्होंने पूरा बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम सीधा सिंपल हो गया। जिसकी वजह से वहां पर यूरोपियन पार्ट में खास करके ये जर्मन स्टेट ने एक अच्छा एक मैनेजमेंट किया, जिसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज एक जैसी हो जाएंगी, जिसकी वजह से आराम से किसी भी चीज का गुड्स और सर्विसेज या एक्सचेंज ऑफ गुड्स आसानी से हो सकता है। और ये बात वहां पर इतनी अच्छी साबित हो गई। उसके साथ साथ वहां पर रेलवे का नेटवर्क बना, तो रेलवे के नेटवर्क की वजह से आसानी से वहां पर जाना आना उनका थोड़ा सा अच्छा साबित हो गया। पर दिया है रेलवे फॉर द स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, तो वहां पर अच्छी मोबिलिटी हो गई। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाना या दूसरी जगह से वापस आना, और ये जो सब कुछ था जो अच्छा था, खास करके कम्युनिकेशन जो था, उनका ट्रेड जो था चल रहा था, बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था, जिसका पूरा सब लोगों ने इसका फायदा उठाया। उसके बाद हमने लिया इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक नेशनल यूनिफिकेशन होने के लिए उसका बहुत ही ज्यादा हेल्प हुआ। और सब लोगों ने एक मार्केट जो है कमर्शियल क्लासेस ने शुरू किया था, जो मार्केट वो एक अच्छी तरह से शुरू हो गया, जहां पर जिनके जो खास करके गुड्स और सर्विसेज का जो प्रॉब्लम चल रहा था पहले, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। और गुड्स पीपल और कैपिटल, ये जो उनका समस्या थी बहुत टाइम से चल रही थी, वो समस्या उन्होंने हटा दी
और जिसकी वजह से एक नेशनल फीलिंग सबके मन में जाग गई और एक यूनिफिकेशन की भावना उनके अंदर आ गई, और ये जो बात है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो गई। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जोलिब्रियन जो दिया इसका मतलब होता है कस्टम यूनियन, और ये खास करके प्रशिया ने बनाया था और 1834 में बनाया था, जिसमें खास करके जर्मन स्टेट के लोग थे जो आसानी से एक दूसरे के साथ वेट और मेजरमेंट और करेंसी ये सबको उन्होंने समान कर दिया, जिसके कारण वहां पर एक अच्छा व्यापार मतलब ट्रेड करना आसान हो गया, और जिसकी वजह से वहां का सब जगह पर बेनिफिट हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप से ये पॉइंट दिया है।